उन्होंने देखा कि कुछ कस्टमर्स बार बार महंगी ब्रांडेड आइटम्स ऑर्डर कर रहे हैं। तब उनको पता चला कि ये उनके साथ एक बड़ा ही चालाकी से बनाया हुआ फ्रॉड रचा जा रहा है। आइए इस मॉडस ऑपरेंडी को डिटेल में समझते हैं कि कैसे शातिर स्कैम को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया कि ये गैंग सिर्फ मिंत्रा ही नहीं बल्कि दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज को भी अपना निशाना बना रहा था। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सोचिए आप एक कंपनी के ओनर हैं और एक ही महीने में आपके 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा चोरी हो जाते हैं, वो भी एक छोटी सी पॉलिसी का गलत फायदा उठाकर। यही हुआ रिनाउंस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा के साथ। आखिर कैसे जयपुर की एक गैंग ने 1.1 करोड़ का नुकसान मिंत्रा को पहुंचाया और क्या हम सब इस स्कैम का शिकार बन सकते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में एक एक करके इस रोमांचक कहानी को समझते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा भी एक बड़े रिफंड स्कैम का शिकार हुई है। कस्टमर्स ने ब्रांडेड जूते और एसेसरीज जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए बल्क में ऑर्डर दिए। मार्च 2024 में मिंत्रा के बेंगलुरु ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कंपनी की ऑडिट टीम ने कुछ अजीब नोटिस किया। उन्होंने देखा कि कुछ कस्टमर्स बार बार महंगी ब्रांडेड आइटम्स ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे नाइकी के शूज, एडिडास के जैकेट्स और गुची के हैंडबैग्स। लेकिन हर बार डिलीवरी के बाद वही कस्टमर्स कंप्लेंट करते थे कि उन्हें गलत प्रोडक्ट मिला है या कम क्वांटिटी में आइटम्स मिले हैं। इस वजह से कंपनी को उन्हें रिफंड देना पड़ता था। पहले तो लगा कि शायद डिलीवरी में कोई गलती हो रही है, लेकिन जब ऐसे केसेस बढ़ने लगे तो मिंत्रा की टीम को शक हुआ। उन्होंने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तब उनको पता चला कि ये उनके साथ एक बड़ा ही चालाकी से बनाया हुआ फ्रॉड रचा जा रहा है। मिंत्रा एक मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अपनी कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न और रिफंड पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। इन पॉलिसीज का मकसद होता है कि अगर किसी कस्टमर को गलत या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिले तो वो आसानी से अपना पैसा वापस पा सके। लेकिन कुछ धोखेबाजों ने इन्हीं पॉलिसीज का गलत फायदा उठाया। लेकिन फिर भी कैसे इतनी बड़ी कंपनी को रिफंड के नाम पर ठगा गया? इस रिफंड स्कैम के फ्रॉडस्टर्स ने टेक्नोलॉजी और कॉमन सेंस का ऐसा मिक्स बनाया जो देखने में सिंपल लगता है लेकिन असल में बहुत ही शातिर है। आइए इस मॉडस ऑपरेंडी को डिटेल में समझते हैं कि कैसे शातिर स्कैम को अंजाम दिया गया। फ्रॉडस्टर्स का सबसे पहला कदम था असली आइडेंटिटी को छुपाना। इसलिए उन्होंने फेक ईमेल आईडीज और डिस्पोजेबल फोन नंबर्स का यूज किया। हर ऑर्डर के लिए नए ईमेल और फोन नंबर क्रिएट किए जाते थे। ये लोग मोस्टली टेम्पररी मोबाइल कनेक्शंस का यूज करते थे जो डिलीवरी के बाद डीएक्टिवेट कर दिए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी एक ईमेल आईडी बनाता है xyz@gmail.com करके और फिर उससे वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है। फिर एक और ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो दूसरी आईडी बनाता है abc@hotmail.com। इस तरह फ्रॉडस्टर्स के ऑर्डर को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। ये लोग रैंडम इजीली एक्सेसिबल जगहों को डिलीवरी के लिए यूज करते थे। जयपुर के आसपास छोटी दुकानें जैसे चाय की टपरी, टेलर की शॉप या कोई किराना स्टोर, इनका एड्रेस दिया जाता था। फ्रॉडस्टर्स ये इंश्योर करते थे कि डिलीवरी का एड्रेस उनका रियल घर ना हो ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो। एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्डर डिलीवर होता है जयपुर की एक टेलर शॉप पर। डिलीवरी बॉय ये समझता है कि ये एक जेन्युइन ऑर्डर है, लेकिन वो असली फ्रॉड करने वाले से कभी नहीं मिलता। फ्रॉडस्टर किसी और के नाम पर डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है। ये काम एक शख्स का नहीं था बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम का था। एक टीम ऑर्डर प्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, एक टीम डिलीवरी के वक्त एड्रेस पर खड़ी रहती थी और एक अलग टीम रिफंड्स क्लेम करने का काम करती थी। ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ काम करते थे ताकि किसी एक जगह गलती होने पर स्कैम का पूरा स्ट्रक्चर ना टूट जाए। फ्रॉडस्टर्स का सबसे बड़ा वेपन था परफेक्ट टाइमिंग। ये लोग डिलीवरी के तुरंत बाद रिफंड्स के लिए क्लेम करते थे। डिलीवरी होने के 1-2 घंटे के अंदर कस्टमर सर्विस को कॉल किया जाता था। फ्रॉडस्टर्स कहते थे कि उन्हें डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट मिला है। कंप्लेंट का टोन इतना प्रोफेशनल और कन्विंसिंग होता था कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स उनका क्लेम अप्रूव कर लेते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर एक कस्टमर कहता है कि मुझे एक ही पैर का शू मिला है, दूसरा नहीं, तो कंपनी ज्यादातर केसेस में कस्टमर को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिफंड दे देती थी। फ्रॉडस्टर्स ने इंश्योर किया कि वो कभी एक ही एड्रेस, ईमेल आईडी या फोन नंबर का दोबारा यूज ना करें। हर ऑर्डर अलग अलग डिटेल्स के साथ प्लेस होता था
जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए उन्हें ट्रैक करना और ज्यादा मुश्किल बनाता था। जब मिंत्रा को अपने सिस्टम में इतने बड़े फ्रॉड का पता चला तो उन्होंने तुरंत बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू की और हर उस क्लू को फॉलो किया जो उन्हें मिल सकता था। मिंत्रा के एनफोर्समेंट ऑफिसर सरदार MS ने बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में दिसंबर 2024 में कंप्लेंट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि कंपनी को लगभग 1.1 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो 5,529 फ्रॉडुलेंट ऑर्डर्स के कारण हुआ। पुलिस ने सबसे पहले उन एड्रेसेस को वेरीफाई करना शुरू किया जहां फ्रॉडुलेंट ऑर्डर्स डिलीवर हुए थे। उन्होंने देखा कि कई डिलीवरीज छोटी दुकानों जैसे चाय की टपरी, टेलर शॉप्स और प्रोविजन स्टोर्स पर हुई थी। ये देखकर पुलिस को शक हुआ कि एड्रेसेस सिर्फ नाम के लिए यूज किए गए हैं और असली फ्रॉडस्टर्स कई और हैं। पुलिस ने ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए यूज हुई ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स और IP एड्रेसेस को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि ज्यादातर ऑर्डर्स जयपुर से प्लेस किए गए थे, लेकिन डिलीवरीज बेंगलुरु और दूसरे शहरों में हो रही थी। ये पैटर्न देखकर पुलिस को शक हुआ कि एक ऑर्गेनाइज टीम का काम है जो जयपुर से ऑपरेट कर रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने जयपुर पुलिस से संपर्क किया और उन्हें इस स्कैम के बारे में बताया। दोनों शहरों की पुलिस ने मिलकर इस गैंग को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जहां से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे और उन पर नजर रखना शुरू किया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया कि ये गैंग सिर्फ मिंत्रा ही नहीं बल्कि दूसरी ई-कॉमर्स कंपनीज को भी अपना निशाना बना रहा था। उन्होंने सिमिलर मोडस ऑपरेंडी का यूज करके मीशो को भी 5.5 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। ये देखकर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी। दोस्तों, इस स्कैम का असर सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक सीमित नहीं था। इसने मिंत्रा की क्रेडिबिलिटी, कस्टमर ट्रस्ट और इंटरनल ऑपरेशंस पर भी गहरा प्रभाव डाला। मिंत्रा को इस स्कैम के कारण पूरे देश में लगभग 50 करोड़ का नुकसान हुआ। सिर्फ बेंगलुरु में ही ये अमाउंट 1.1 करोड़ का था। इस तरह के स्कैम से जेन्युइन कस्टमर्स का ट्रस्ट कम हो सकता है। जब कस्टमर्स को पता चलता है कि कंपनी के सिस्टम्स इतने वल्नरेबल हैं, तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। इसका सीधा असर कंपनी की ब्रांड इमेज पर पड़ता है। स्कैम के बाद लीगल एक्शंस और इन्वेस्टिगेशंस के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस उठाने पड़े। पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन, लीगल फीस और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी कंपनी का समय और पैसा दोनों लगा। कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसीज जरूरी हैं, लेकिन उनमें प्रॉपर वेरिफिकेशन और चेक्स भी होने चाहिए। हर रिफंड रिक्वेस्ट को बिना वेरीफाई किए अप्रूव करना ठीक नहीं। इसके लिए कंपनी को एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी, जहां जेन्युइन कस्टमर्स को आसानी हो और फ्रॉडस्टर्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स भी हों। आपको क्या लगता है, कंपनीज को अपने फ्रॉड डिटेक्शन पर और काम करना चाहिए या कस्टमर्स को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।